काफी थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर बाद में काटूंगी। और भूख भी लग गई है, कुछ फल लेके आई थी, वो बैठकर खा लेती हूँ। रानी एक विधवा औरत थी जिसके पति को गुजरे हुए काफी समय हो चुका था। अपने जीवन यापन के लिए जंगल में आकर लकड़ियाँ काटती, उससे कुछ बाजार में बेच देती, कुछ लकड़ियाँ अपने घर लेके जाती। ऐसे रानी का दिन बीतता है। रानी काफी थक गई थी, जिस कारण वो जाकर एक पत्थर पर बैठती है और उसके पास कुछ केले रखे हुए थे, वो निकाल कर खाने वाली होती है। तभी देखती है सामने पेड़ पर एक बंदर उसकी ओर देख रहा होता है। अरे बंदर, और मेरे हाथ में केला, अरे लगता है तुम्हें भी भूख लगी है, आओ मैं तुम्हें भी केला देती हूँ, तुम भी खा लो। रानी जैसे उस बंदर को अपनी ओर बुलाती है, वो बंदर जल्दी से पेड़ से उतरकर रानी के पास आ जाता है और रानी की ओर देखने लगता है। तुम्हें भी भूख लगी है, ये लो केला खा लो, भूख मिट जाएगी। रानी उस बंदर को केला देती तो है, लेकिन वो बंदर केला नहीं लेता है। वो वहीं बैठकर रानी की ओर घूरे जा रहा था। क्या हुआ, भूख नहीं लगी है क्या? तो तुम बाद में खा लेना, तुम्हारा फेवरेट केला है। चलो अब मुझे देर हो जाएगी, मैं जल्दी से चलती हूँ। बंदर वहीं बैठा रहता है। रानी जल्दी से लकड़ियाँ समेट लेती है और घर की ओर चल देती है। रानी अब से लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल आती तो है और जंगल से लकड़ियाँ भी काटती है। वो बंदर बैठ कर रानी की ओर देखता है। रानी लकड़ियाँ काटकर वहाँ से चली जाती है तो वो बंदर काफी उदास हो जाता है। एक रोज रानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस कारण वो जंगल की ओर नहीं जा पाती है लकड़ियाँ काटने के लिए। अरे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या करूँ? आज तो जंगल नहीं जा पाऊंगी लकड़ियाँ काटने के लिए, लेकिन कैसे चलेगा? खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है, अब क्या करूँ? अरे काश वो बंदर होता तो कितनी अच्छी मेरी लकड़ियाँ ला देता, लेकिन अब क्या करूँ? देखती हूँ कितनी लकड़ियाँ हैं, उसी में से कितना खाना बनता है। ये कहते हुए रानी घर के अंदर की ओर चली जाती है और वो बंदर रानी के घर के बाहर एक पेड़ पर बैठकर सारी बातें सुन लेता है। ऐसी बात है, मैं तुम्हारे लिए लकड़ियाँ जरूर लेके आऊँगा, अभी ला देता हूँ। फिर वो बंदर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। रानी रसोई घर में थी। अरे जितनी लकड़ियाँ हैं, इसमें तो लग रहा है सिर्फ चावल ही बन पाएगी, आज सूखा चावल ही खाना पड़ेगा। सब्जियां बनने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है, अब उतनी ताकत भी नहीं है कि मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट के लेके आऊँ, यही खा लूंगी आज। रानी वही रसोई में बैठे बैठे चावल बनने का इंतजार करती है। तभी वहाँ पर बंदर लकड़ियों का गांठ लिए वहाँ पहुँचता है। रानी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये तो वही बंदर है। अरे बंदर, तुमने लकड़ियाँ लाई मेरे लिए, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे लकड़ियों की आवश्यकता है? अरे मुझे सब कुछ पता है कि तुम लकड़ियों के बिना कैसे खाना बनाती। आज वैसे भी तुम जंगल नहीं गई, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लकड़ियाँ लेके आया हूँ। लो, इससे आगे का खाना बना लो। अरे बंदर, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और तुम्हारी परेशानियों को समझ भी सकता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर रानी बंदर के लाए हुए लकड़ियों से चूल्हे में आग लगाती है और बाकी की सब्जियां भी बना लेती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब वो बंदर रानी के साथ ही रहने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही मजे से रहने लगते। कभी बंदर जाकर जंगल से रानी के लिए फल तोड़ के लेके आता और दोनों मिलकर खूब खाते, तो कभी रानी बंदर के लिए पकोड़े तल देती, बंदर भी मजे से खाता और दोनों की जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी बीत रही होती है। ऐसे कुछ समय बीत जाते। एक सुबह रानी की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अरे आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अजीब सा लग रहा है, शरीर भारी भारी सा लग रहा है। अरे रानी क्या हो गया? मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या? अरे नहीं बंदर, तुम क्या मदद करोगे मेरी? मैं दिखा के आती हूँ, फिर देखती हूँ कोई अगर जड़ी बूटी दे देगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम यहीं रहना, घर पर ही, घर की देख रेख करना, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। फिर बंदर घर पर ही रुकता है और रानी जाती है खुद को दिखाने के लिए। उसकी तबीयत जो खराब लग रही थी। रानी धीरे धीरे चाची के घर पहुँचती है। चाची कहाँ हो आप? अरे रानी,
आजा आजा, मैं यहीं बैठी हूँ। रानी घर के अंदर आती है, चाची के पास जाकर बैठती है। बता रानी, क्या दिक्कत हो गई तुझे? अरे चाची, क्या ही बताऊं, शरीर भारी भारी सा लगने लगा है, काफी नींद आने लगी है। क्या करूं, अब जंगल में लकड़ियां काटने भी नहीं जा पा रही हूँ, काफी थक जाती हूँ। देखिए ना जरा, कोई दवाई होगी तो दीजिए ना, ताकि मैं ठीक हो जाऊं। अरे ये क्या बोल रही है? रुक, मैं जरा सा देख लेती हूँ, तुझे अच्छे से चेक कर लूं। फिर चाची रानी के नब्ज चेक करती है, उसे अच्छी तरह से देखती है। उसके बाद कहती है, अरे ये कैसे हो गया रानी? क्या हुआ चाची, कोई दिक्कत है क्या? अरे रानी, तू तो पेट से है। अरे चाची, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं पेट से कैसे हो सकती हूँ? मेरे पति को गुजरे हुए काफी साल हो गए, मैं अकेले रहती हूँ, तो मैं पेट से कैसे हो सकती हूँ चाची? देख रानी, मेरा काम है देख कर तुझे बताना तुझे क्या दिक्कत है। अब तुझ में यही दिक्कत आई है, इसीलिए मैं तुझे बता दी, आगे तू देख ले क्या करना है। रानी चाची की ये बात सुनकर काफी मायूस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये तो विधवा लड़की है, पति के बिना ही रहती है, तो फिर ये कैसे गर्भवती हो सकती है? कहीं इसके चाल चलन कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तो पंचायत जी को बताना पड़ेगा। गांव में ऐसे शर्मनाक चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बात गांव में हवा की तरह फैल जाती है और सभी कोई गांव वाले मिलकर पंचायत बुलाते हैं। रानी को भी वहाँ बुलाया जाता है जवाब देने के लिए। अरे रानी, हम सभी गांव वाले ये जानना चाहते हैं, आखिर ये बच्चा आया कहाँ से? तुम गर्भवती कैसे हुई, जबकि तुम्हारे पति तो काफी साल पहले गुजर चुके हैं? कहाँ की हो, मुंह काला, हमारे गांव का नाम क्यों बदनाम कर रही हो? अरे नहीं नहीं पंचायत जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा वैसा काम कुछ भी नहीं की हूँ, नहीं पता मैं गर्भवती कैसे हो गई। अरे पंचायत जी ऐसे नहीं बताएगी, इसे तो गांव से निकाल देना चाहिए, हमारे गांव का नाम खराब हो रहा है एक लड़की के कारण, इसे निकाल दीजिए हमारे गांव से। अरे हाँ हाँ पंचायत जी, वो सही कह रहा है, ऐसी औरत को गांव से निकाल देना चाहिए, हमारे गांव पर सवाल उठेंगे। हाँ हाँ निकाल दो। सभी कोई गांव वाले एवं पंचायत जी सभी कोई रानी के खिलाफ खड़े हुए थे। अब रानी को ये गांव छोड़ने से कोई नहीं बचा सकता था। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आ पहुँचते। अरे रुक जाओ, ऐसे इतनी जल्दी फैसला मत लो किसी के लिए। अरे महर्षि बाबा, आप प्रणाम बाबा, आप अचानक से यहाँ पधारे? हाँ, तुम्हारे गांव की भला के लिए मुझे यहाँ पधारना पड़ा और एक स्त्री पर अत्याचार हो रहा है, उसको बचाने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन बाबा, ये लड़की बदचलन है, कहीं से मुंह काला करके आई है और हमारे गांव का नाम खराब कर रही है, इसी कारण हम इसे गांव से निकाल रहे हैं। पागल मत बनो, ठीक है ना? ये लड़की तुम्हारे गांव का रक्षक है, इसके पेट में पल रहा बच्चा इस गांव की रक्षा करेगा। जानते भी हो इसके पेट में किसका बच्चा है? नहीं बाबा, किसका है? ये लड़की जिसके साथ रहती है उसी का बच्चा है। क्या? ये क्या कह रहे हैं बाबा? वो तो एक बंदर है। हाँ बेटी, मैं सब जानता हूँ, किसी श्राप के कारण वो बंदर बन चुका है, लेकिन असल में वो बंदर नहीं इंसान है और उसे श्राप है जिस कारण वो बंदर बना रहेगा। जब तक कि निस्वार्थ आत्मा वाला कोई आदमी उसे छू न ले तब तक वो इंसान नहीं बन सकता बेटी। इसीलिए तो आज भी वो तलाश में है ऐसे इंसान का, जिस वक्त उसे ऐसा कोई इंसान छू लेगा वो इंसानी रूप में आ जाएगा। चलो बेटी, मेरे साथ चलो यहाँ से। फिर वो महर्षि बाबा रानी को अपने साथ वहाँ से लेके चले जाते हैं और गांव वाले सभी अपनी गलतियों पर अफसोस करते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। एक रोज रानी के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। दाइमा वहाँ आई हुई थी रानी की मदद करने के लिए और देखते ही देखते रानी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। लेकिन ये बच्चा कुछ अजीब सा था, इंसान का सर था लेकिन शरीर बंदर का था। आगे मैया गे, ये कैसा बच्चा है? इंसानी शरीर नहीं है, सिर्फ सर और बंदर का शरीर। अरे
वो महर्षि सही कह रहे थे, चाहिए हमारे गांव को बचा सकता है हर मुसीबत से। लो बेटी, तुम अपने बच्चे को संभालो, मैं जाती हूँ। फिर वो दाई माँ उस बच्चे को रानी के बगल में रख देती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। क्या देख रही हो तुम वहाँ से? यहाँ आओ और बच्चे को गोदी लो, देखो कितना प्यारा बच्चा है। ये सुनते ही वो बंदर धीरे धीरे वहाँ करीब आता है। अरे कितना प्यारा बच्चा है, अरे ले ले, अरे क्या हुआ, मन कर रहा है तो गोदी लो इसे, अच्छा लगेगा। अरे सच में मैं गोदी लूं बच्चा बच्चा। जैसे उस बंदर ने उस छोटे से बच्चे को गोदी लेता है, अजीब से उसके शरीर में हलचल होने लगती है। पूरा शरीर वो वहीं से बच्चे को रख देता है, दूर हट जाता है और देखते ही देखते वो एक इंसानी रूप में बदल जाता है। ये देखकर रानी भी शॉक्ड हो जाती है। अरे तुम तो बंदर थे, इंसान कैसे हो गए? अरे रानी, मेरा श्राप टूट गया, मैं वापस से इंसान बन गया था। काफी सालों तक मैं इस श्राप के कारण बंदर बना रहा और आज देखो मैं वापस से इंसान बन चुका हूँ। ये देखकर रानी पहले आश्चर्यचकित हुई थी, लेकिन अब मनी मन खुश भी होती है। फिर एक रोज रानी और वो बंदर जो इंसान बन चुका था, कुणाल, दोनों शादी रचा लेते हैं पूरे गांव वालों के सामने और अपने उस अजीब बच्चे के साथ आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताते हैं। पूरे गांव वाले भी इन दोनों की शादी से काफी खुश होते हैं। अरे इन कपड़ों में मैं खाना कैसे बनाऊं? काफी दिक्कत है, इन कपड़ों को मैं उतार देती हूँ। शीला अपने कपड़े उतार देती है और बिकनी में बैठ जाती है। खाना बनाने के लिए रोटियां तल रही होती है। तभी उसके ससुर जी आते हैं। अरे बहू बहू, एक रोटी देना। अरे अरे बहू, अरे रे राम 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 राम, मैंने क्या देख लिया? अरे पापा रोटी तो लेते जाइए। राकेश और शीला दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। प्रोजेक्ट के सिलसिले में हर रोज दोनों की मुलाकात होती थी। मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती प्यार में। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। राकेश, हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो चलो ना इस प्यार के रिश्ते को शादी के बंधन में बांध ले। अरे हाँ शीला, मैं भी तो यही सोच रहा था। हम पंडित जी से बात करके शादी कर लेंगे मंदिर में। और तुम्हारे घर वाले? अरे वो तो गांव में रहते हैं ना, शादी के बाद वहाँ चलेंगे हम दोनों। हाँ राकेश, मुझे भी गांव खूब पसंद है। एक अच्छा दिन देखकर राकेश और शीला दोनों मंदिर में आकर शादी रचा लेते हैं। दोनों इस शादी से काफी खुश होते हैं। शादी के बाद राकेश शीला को लेकर गांव पहुंच जाता है। घर में राकेश का बाबूजी रामलाल बैठकर चाय पी रहे होते। तभी राकेश आवाज लगाते, माँ, बाबूजी। अरे कौन है, कौन? अरे बाबूजी, मैं हूँ राकेश। अरे राकेश बेटा, तू अचानक से, और ये साथ में कौन है? अरे बाबूजी, ये आपकी बहू है। शादी रचाकर हम यहीं सीधा चले आए हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अरे सुनती हो? अरे भाग्यवान, जल्दी आओ जल्दी, देखो राकेश आया है, साथ में बहू भी लाया है। ये बात सुनते ही राकेश की माँ शांति देवी दौड़े दौड़े वहाँ आ पहुँचती है। अरे राकेश बेटा, राकेश बेटा, अरे बहू, अरे बड़ी प्यारी बहू है, कितनी सुंदर है। अच्छा क्या बेटा शहर से शादी करके आ गया? यहाँ तो तुमको इतनी सुंदर लड़की मिलती ही नहीं। अरे जाओ जाओ, बहू को घर के अंदर लेके जाओ। अरे राकेश बेटा, आओ यहाँ बैठो, कुछ बातें भी कर लूं तुमसे। इधर शीला शांति देवी के साथ घर के अंदर चली जाती है और राकेश जाकर अपने बाबूजी के बगल में बैठता है और दोनों बातें करते हैं खूब। दूसरी सुबह शांति देवी अपनी बहू शीला को लेकर रसोई आती है। अरे बहू, ये देख, ये हमारा रसोई है। आज तुम्हारी वैसे भी पहली रसोई है, तो कुछ भी आता है तो अच्छा सा बना देना, ताकि सबका दिल जीत लो। हाँ माँ जी, जरूर जरूर कुछ बनाती हूँ अच्छा सा। ठीक है बहू, तू बना, मैं तब तक घर का काम देखती हूँ। सास शांति देवी वहाँ से चली जाती है और इधर शीला, अरे अब मैं क्या बनाऊँ, कुछ भी तो नहीं आता है। सुनी थी रोटी कैसे होती है, वही बनाती हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी अब मैं बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या करूँ,
कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर शीला जाकर रोटी बनाने लगती है। शीला को काफी गर्मी हो रही थी, वो गर्मी से परेशान हो चुकी थी। अरे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, एसी भी नहीं है, इतनी गर्मी में मैं तो मर जाऊंगी। नहीं, क्या करूँ अब? एक काम करती हूँ, इन साड़ियों को उतार देती हूँ, तब थोड़ी सी कम गर्मी लगेगी। फिर शीला खाना बनाते बनाते एक एक कपड़ा उतार देती है और धीरे धीरे सारे कपड़े उतार कर बिकनी में आ जाती है। हाँ, अब थोड़ी सी राहत मिली, अब थोड़ी सी गर्मी कम लग रही है। जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ, काफी गर्मी है। फिर इधर शीला रोटियां बनाने लगती है। तभी शीला का ससुर रामलाल रोटी मांगने के लिए रसोई आता है। अरे बहू 2 रोटी। अरे राम 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 राम, क्या देख लिया मैं? अरे बहू, ये क्या कर रही हो? कपड़े उतार कर क्यों बैठी हो रसोई में? अरे बाबूजी, कहाँ उतारी हूँ? कपड़े तो पहने हुई हूँ, गर्मी लग रही थी इसीलिए सारे उतार दी, इसमें बुराई क्या है? अरे अब मैं कैसे तुम्हारी तरफ देखूं? अरे भाग्यवान, यहाँ आओ, जरा देखो बहू को। ये कहते हुए रामलाल वहाँ से चला जाता। अरे बाबूजी रोटी मांगने आए, रोटी लिए बनाई, चले गए। दूसरी रोज शांति देवी के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। अरे शांति, सुना है तुम्हारी बहू भी आई है, जरा उन्हें तो बुलाओ, देखूं तो कैसी है। शहर की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती है, सुना तो है, आज देख भी लूंगी। अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। अरे बहू, जरा मेहमानों का मुंह मीठा तो करा। सभी को इधर बात कर रहे होते हैं, तभी शीला लड्डू लेकर वहाँ पहुँचती है। अरे चाची, ये लीजिए लड्डू, मुंह मीठा करिए। सभी कोई शीला को घूर घूर के देखते हैं, क्योंकि शीला रसोई में काम कर रही थी। गर्मी के वजह से सारे कपड़े उतारकर बिकनी में आ जाती है, यहाँ सबके सामने। अरे शांति, ये क्या, कैसी रे बेशरम बहू लेके आई? ऐसे क्या कोई मेहमान के सामने आता है कपड़े उतार कर? छी, हम तो सोचे थे शहर की लड़कियाँ अच्छी होती है, सुंदर होती है, ये तो बेशरम है, बेशरम बहू लेके आई। अरे हाँ शांति, ये कैसी बहू लेके आ गई तू, बेशरम जैसी, सबके सामने ऐसे कपड़े उतार के आ गई। छी, इसे देखकर तो हमें ही शर्म आ गई, हम चलते हैं, चलिए। शीला की करतूत देख शांति देवी के दोनों मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। शांति देवी को बड़ा ही खराब लगता है और गुस्साते हुए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी रोज रसोई में शीला खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर राकेश पहुँचता है। अरे शीला, माँ वो कह रही थी कि अरे ये क्या, तुम सच में बिकनी में ऐसे क्यों बना रही हो? घर में ऐसे कोई कपड़े पहनता है क्या? अरे राकेश, तो मैं क्या करूँ, इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, जैसे लग रहा है कि मैं यही मर जाऊंगी। अब सारे कपड़े पहन के अगर खाना बनाई तो कैसे? कम से कम कोई नहीं समझ रहा है, तुम तो समझने की कोशिश करो, इतनी ज्यादा गर्मी है और ऊपर से खाना भी बनाना है, कैसे करूँ राकेश, तू भी बताओ। हाँ शीला, ये बात तो सही है, रसोई में और ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, अब तो यहाँ रहना ही मुश्किल है। तुम तो खाना भी बना रही हो, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। राकेश शीला की गर्मी से राहत के लिए सारा खाने का सेटअप छत पर कर देते हैं और एक तिरपाल भी लगा देते हैं, जिससे उसे गर्मी से भी राहत मिले। अरे शीला, अब तो गर्मी नहीं न लग रही है? अरे नहीं राकेश, इसीलिए तो देखो ना, साड़ी पहन के खाना बना रही हूँ। थैंक यू राकेश, इतना मेरे लिए सोचने के लिए। शीला सबके लिए खाना बनाई थी, सभी कोई खाने की खूब तारीफ करते हैं और शीला पूरे कपड़े में साड़ी पहन कर आई थी। ये देखकर उसकी सास भी काफी खुश होती है। माँ जी, और पनीर की सब्जी दूं? अरे नहीं बहू, आज तो ऐसे ही मन भर गया और खाना भी बहुत ही अच्छा बना है। अब शीला को और गर्मी नहीं होती है रसोई बनाते समय, क्योंकि वो छत पर खाना जो बनाती है और अपने परिवार जनों के साथ खुशी खुशी आगे की जिंदगी बिताती है।